नमस्ते, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय में उतरने वाले हैं जो बहुतों के लिए जरूरी है, लेकिन जिस पर बात अक्सर दबी जबान में होती है। बच्चों और किशोरों की मेंटल हेल्थ और थेरेपी। हमारे पास जो सामग्री है वो इस विषय पर की गई एक कह सकते हैं गहरी रिसर्च है, और हमारा मकसद इस जटिल दुनिया को थोड़ा आसान बनाना है और ये समझना है कि बच्चों और किशोरों की थेरेपी आखिर बड़ों की थेरेपी से इतनी अलग क्यों होती है। और शुरुआत करने के लिए कमाल की बात है। सोचिए, एक बच्चा थेरेपी रूम में, पर वो काउच पर लेटकर अपनी परेशानियां नहीं बता रहा। वो बस खेल रहा है, खिलौनों से, ड्राइंग से, और यही खेलना, यही ड्राइंग उसकी थेरेपी है। ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, बल्कि उसके मन के दरवाजे की चाबी है। तो चलिए इसी चाबी से दरवाजा खोलते हैं। तो सबसे पहले इस रिसर्च में एक बुनियादी बात पर जोर दिया गया है कि बच्चों की थेरेपी करते वक्त उनकी उम्र और विकास की अवस्था को समझना सबसे जरूरी है। यहाँ मकसद सिर्फ एक समस्या को ठीक करना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए कि बच्चे का विकास एक रास्ते पर चल रहा है और किसी वजह से गाड़ी पटरी से उतर गई है। थेरेपी का काम उसे वापस पटरी पर लाना है ताकि वो अपनी उम्र के हिसाब से आगे बढ़ सके। और इसमें सिर्फ बच्चे पर ही नहीं, बल्कि उसके पूरे माहौल पर ध्यान देना होता है। उसे घर, स्कूल, दोस्तों से कैसा सपोर्ट मिल रहा है या कौन सी चीजें रुकावट बन रही हैं। तो चलिए सबसे पुराने तरीकों में से एक पर आते हैं, साइकोडायनामिक थेरेपी। इस रिसर्च में सिगमंड फ्रॉइड के 100 साल पुराने एक केस का जिक्र है, लिटिल हांस का। ये कहानी तो कमाल की है। हाँ, ये कहानी ही साइकोडायनामिक चाइल्ड थेरेपी की नींव है। लिटिल हांस वो 5 साल का बच्चा था जिसे घोड़ों से बहुत ज्यादा डर लगता था। और फ्रॉइड ने, दिलचस्प बात यह है कि सीधे बच्चे से बात नहीं की, बल्कि उसके पिता के जरिए उसके खेल, उसके ड्राइंग्स, उसकी कल्पनाओं को समझा। उन्होंने पाया कि बच्चे का डर सिर्फ घोड़े का डर नहीं था, उसके पीछे मन में चल रहे दूसरे संघर्ष थे, दूसरी चिंताएं थीं। अरे वाह! तो मतलब फ्रॉइड एक तरह से बच्चों के जासूस बन गए थे। उनके खेल और सपनों के जरिए उनके मन की बातें पता लगा रहे थे। ये तो बिल्कुल अलग दुनिया है। बिल्कुल। और यहीं से वो मशहूर विचार आया जो फ्रॉइड, उनकी बेटी एना फ्रॉइड और मेलेनी क्लाइन जैसे लोगों ने स्थापित किया कि खेल बच्चों के लिए वही है जो सपने वयस्कों के लिए होते हैं। मतलब उनके अनकहे अचेतन मन तक पहुंचने का एक शाही रास्ता। बच्चे जिन भावनाओं को शब्दों में नहीं कह सकते, उन्हें वे अपने खेल में जीकर दिखाते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन क्या आज भी थेरेपिस्ट सिर्फ बच्चों के खेल का मतलब ही निकालते हैं, या वक्त के साथ ये तरीका कुछ बदला है? बहुत अच्छा सवाल है। सोच में एक बड़ा बदलाव आया है। पहले जोर सिर्फ मतलब निकालने या जिसे इंटरप्रिटेशन कहते हैं उस पर होता था, लेकिन अब माना जाता है कि थेरेपिस्ट के साथ एक सुरक्षित माहौल में खेलने का जो अनुभव है ना, वो अपने आप में ही इलाज है। जब बच्चा आजादी से कल्पना करता है, खेलता है, तो उसकी सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है। वो अपनी भावनाओं को काबू करना सीखता है। और इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र है बच्चे और थेरेपिस्ट के बीच का रिश्ता। वो रिश्ता ही उसे सुरक्षा का एहसास देता है। और माता पिता, उनकी क्या जगह है इस सब में? मुझे ये पढ़कर हैरानी हुई कि पहले तो उन्हें इस प्रक्रिया से लगभग बाहर ही रखा जाता था। हाँ, ये एक बड़ी कमी थी। इसमें जो क्रांतिकारी बदलाव आया वो सेल्मा फ्रेबर्ग के काम से आया। उन्होंने एक नई चीज शुरू की। वो माता पिता और उनके छोटे बच्चों के साथ एक साथ काम करती थी। उन्होंने देखा कि जब बच्चा कमरे में होता है तो माँ की अपनी दबी हुई भावनाएं, अपने अतीत के अनुभव, वो सब सतह पर आ जाते हैं। और इससे उन्हें माँ और बच्चे के रिश्ते की उलझनों को सुलझाने का मौका मिला। तो आज माता पिता के साथ काम करने का क्या लक्ष्य होता है? आज लक्ष्य है माता पिता को ये समझने में मदद करना कि उनका बच्चा एक अलग इंसान है, जिसकी अपनी सोच है, अपनी भावनाएं हैं। वो सिर्फ उनकी परछाई नहीं है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे रिफ्लेक्टिव फंक्शनिंग बढ़ाना कहते हैं। मतलब जब माता पिता बच्चे के व्यवहार को सिर्फ अपनी चिंता या गुस्से के आईने में देखने के बजाय बच्चे के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर साइकोडायनामिक थेरेपी मन की गहराइयों में जाती है, तो क्या कोई ज्यादा व्यावहारिक, सीधी सादी अप्रोच भी है? हाँ बिल्कुल। और वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी CBT। ये बहुत ही संरचित, स्ट्रक्चर्ड तरीका है। इसका मूल सिद्धांत ये है कि हमारी भावनाएं हमारे विचारों से पैदा होती हैं। अगर हम अपने सोचने के गलत पैटर्न यानी संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों को बदल दें, तो हमारी भावनाएं और व्यवहार भी बदल सकते हैं।
इसे बच्चों के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये तो काफी सोचने समझने वाला काम लगता है। हाँ, इसीलिए इसे बच्चों के लिए बदलना पड़ता है। इसमें थेरेपिस्ट एक स्पोर्ट्स कोच की तरह काम करता है। एक कोच की तरह। हाँ, पहले ये देखा जाता है कि बच्चे के मुश्किल व्यवहार को कौन सी चीजें ट्रिगर करती हैं और कौन सी उसे बढ़ावा देती हैं। जैसे एक बहुत ही सरल उदाहरण है कि अगर बच्चा नखरे करता है और माता पिता उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, तो वो ध्यान एक इनाम की तरह काम करता है और बच्चा वो व्यवहार दोहराता है। तो माता पिता को सिखाया जा सकता है कि इस व्यवहार पर ध्यान ना दें। लेकिन इस रिसर्च में कुछ चुनौतियों का भी जिक्र है। जैसे बच्चे अपनी मर्जी से थेरेपी में नहीं आते, उन्हें लाया जाता है और वो बदलाव के लिए पूरी तरह अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं। यही सबसे बड़ी चुनौती है। आप एक वयस्क को जो तकनीकें सिखा सकते हैं, वो बच्चों पर सीधे लागू नहीं होती। छोटे बच्चों को अमूर्त विचारों के बजाय कहानियों, खेलों और रोल प्ले के जरिए सिखाया जाता है और इसमें माता पिता की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। कभी वो सिर्फ सहायक होते हैं, कभी वो बच्चे के साथ मिलकर नए कौशल सीखते हैं, यानी सह थेरेपिस्ट बन जाते हैं, और कभी-कभी अगर उनके अपनी परेशानियां बच्चे की समस्या से जुड़ी हों तो उन्हें भी मदद की जरूरत होती है। तो अगर बच्चे बदलाव के लिए माता पिता पर इतने निर्भर हैं और माता पिता की अपनी भूमिका इतनी अहम है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें पूरे परिवार को ही थेरेपी में शामिल कर लेना चाहिए? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं से फैमिली थेरेपी का विचार आता है। इसका मानना है कि बच्चे की समस्या सिर्फ बच्चे की नहीं है, बल्कि वो पूरे परिवार के सिस्टम या उनके बातचीत के तरीकों का एक लक्षण हो सकती है। इसमें किस तरह के तरीके अपनाए जाते हैं? इसके कई रूप हैं, लेकिन 3 मुख्य हैं। एक है स्ट्रक्चरल थेरेपी, जो परिवार के ढांचे को देखती है। कौन फैसला लेता है, नियम क्या है, क्या सीमाएं बहुत ज्यादा सख्त हैं या बहुत ज्यादा ढीली। थेरेपिस्ट अक्सर परिवार को सेशन के दौरान ही बातचीत के नए तरीके आजमाने को कहता है। एक और दिलचस्प तरीका है नैरेटिव थेरेपी। नैरेटिव थेरेपी मतलब कहानी वाली थेरेपी? हाँ, एक तरह से ये इस विचार पर काम करती है कि हम सब अपनी जिंदगी की कहानियां खुद को सुनाते हैं। कभी कभी ये कहानियां बहुत नकारात्मक या कह सकते हैं समस्याग्रस्त हो जाती हैं। नैरेटिव थेरेपी इन कहानियों को एक नया, ज्यादा सकारात्मक मोड़ देने में मदद करती है। इसमें एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है जिसे बाहरीकरण कहते हैं। बाहरीकरण, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है समस्या को इंसान से अलग कर देना। जैसे अगर एक बच्चा स्कूल में बहुत गुस्सा करता है, तो थेरेपिस्ट ये नहीं कहेगा कि तुम गुस्सैल हो। वो शायद कहेगा, चलो हम सब मिलकर इस गुस्से के शैतान से लड़ते हैं जो तुम्हें परेशान करता है। इससे बच्चे को लगता है कि वो बुरा नहीं है, बल्कि गुस्सा एक बाहरी चीज है जिसे काबू किया जा सकता है। बच्चा और परिवार मिलकर समस्या के खिलाफ एक टीम बन जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। अब बच्चों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किशोरों की। ये तो वैसे ही एक तूफानी दौर होता है। बिल्कुल। किशोरावस्था शारीरिक, दिमागी और सामाजिक बदलावों का एक तरह से बवंडर है। थेरेपी को इन सभी बदलावों का ध्यान रखना पड़ता है। हार्मोन्स की वजह से मूड में तेजी से उतार चढ़ाव आते हैं। दिमागी तौर पर वो अमूर्त चीजों के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन उनकी सोच अक्सर बहुत ज्यादा आत्मकेंद्रित होती है। आत्मकेंद्रित मतलब मैं और बस मैं? कुछ वैसा ही। इससे 2 दिलचस्प चीजें होती हैं। एक है काल्पनिक दर्शक का एहसास। ये वही भावना है जब हमें लगता है कि हमारे शर्ट पर लगे एक छोटे से दाग को पूरी दुनिया देख रही है और हमारे बारे में ही बात कर रही है। हाँ, होता है। और दूसरी चीज है व्यक्तिगत कहानी का भाव, यानी मेरी तकलीफ सबसे अलग है, मुझे कोई नहीं समझ सकता। थेरेपिस्ट का एक बड़ा काम इन विचारों को धीरे धीरे चुनौती देना और उन्हें एक संतुलित नजरिया देना होता है। और आजादी के लिए वो क्लासिक संघर्ष, जब लगता है कि माता पिता कुछ नहीं समझते और दोस्त ही असली परिवार हैं। हाँ, स्वायत्तता की जबरदस्त चाह, दोस्तों का समूह परिवार से ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस दौर में वे हर नियम, हर मूल्य पर सवाल उठाते हैं। इस वजह से किसी भी वयस्क, यहाँ तक कि थेरेपिस्ट के साथ भी भरोसा बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। रिसर्च में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। किशोरावस्था की सामान्य उथल-पुथल और एक असली मानसिक स्वास्थ्य समस्या के बीच की रेखा अक्सर बहुत धुंधली होती है। एक तो सीबीटी ही है जिसे किशोरों के हिसाब से ढाला जाता है।
इसमें उन्हें अपने मूड को ट्रैक करना, ऐसी गतिविधियों की योजना बनाना जिनसे खुशी मिले और अपने नकारात्मक विचारों को पहचानकर उन्हें चुनौती देना सिखाया जाता है। और दूसरा तरीका? दूसरा है इंटरपर्सनल थेरेपी यानी IPTA। ये रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करती है क्योंकि किशोरों का डिप्रेशन अक्सर उनके रिश्तों की उथल-पुथल से जुड़ा होता है, जैसे माता-पिता से आज़ादी को लेकर बहस, दोस्तों से झगड़ा या किसी करीबी रिश्ते का टूटना। ये थेरेपी इन उलझे हुए रिश्तों को सुलझाने में मदद करती है। और एंग्जाइटी या चिंता के बारे में क्या? रिसर्च बताती है कि किशोरों में इसका सबसे आम कारण दोस्तों द्वारा अस्वीकार किया जाना है। साथियों का दबाव और सोशल एंग्जाइटी इस उम्र में बहुत आम है। इसका इलाज भी अक्सर CBT से ही होता है। इसमें उन्हें रिलैक्सेशन की तकनीकें सिखाई जाती हैं और जिन चीजों से डर लगता है उनका धीरे धीरे एक एक करके सामना करने में मदद की जाती है। और इसमें एक और बात सामने आती है कि जिन किशोरों को चिंता की समस्या होती है उनके माता पिता भी अक्सर बहुत चिंतित रहते हैं, तो कई बार परिवार के साथ काम करना ज्यादा फायदेमंद होता है। अब एक और मुश्किल विषय पर आते हैं, आचरण संबंधी विकार, कंडक्ट डिसऑर्डर्स, मतलब आक्रामक व्यवहार, नियम तोड़ना। इसका इलाज तो बहुत मुश्किल लगता होगा। ये सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, लेकिन रिसर्च 3 प्रभावी उपचारों की बात करती है। पहला है क्रोध नियंत्रण प्रशिक्षण, एंगर कंट्रोल ट्रेनिंग। ये काफी सीधा है। किशोरों को सिखाया जाता है कि उनके गुस्से को क्या चीज भड़काती है और फिर उसे नियंत्रित करने के तरीके, जैसे खुद से बात करना या रिलैक्स करना, सिखाए जाते हैं। ये तो व्यक्ति पर केंद्रित है, क्या इसमें भी परिवार को शामिल किया जाता है? बिल्कुल। अगला स्तर वही है फंक्शनल फैमिली थेरेपी। ये मानती है कि परिवार में बातचीत के कुछ ऐसे पैटर्न बन जाते हैं जो अनजाने में बच्चे के गलत व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। थेरेपी इन पैटर्न्स को बदलने पर ध्यान केंद्रित करती है। माता पिता को निगरानी रखने और अनुशासन बनाने के बेहतर तरीके सिखाए जाते हैं। और अगर समस्या सिर्फ घर तक ही सीमित ना हो बल्कि स्कूल और दोस्तों के साथ भी हो, तब सबसे व्यापक दृष्टिकोण काम आता है, जिसे मल्टी सिस्टेमिक थेरेपी या MST कहते हैं। ये सिर्फ बच्चे या परिवार को नहीं देखती, बल्कि किशोर के पूरे इकोसिस्टम को देखती है, उसका स्कूल, उसके दोस्त, उसका पड़ोस। ये थेरेपी मानती है कि बदलाव लाने के लिए इन सभी सिस्टम्स की ताकतों का इस्तेमाल करना होगा। हो सकता है कि परिवार में कोई एक रिश्तेदार हो जो बच्चे पर अच्छा प्रभाव डाल सकता हो, या स्कूल में कोई टीचर हो। MST उन सभी को एक साथ लाकर बदलाव लाने की कोशिश करती है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि छोटे बच्चों के लिए थेरेपी खेल और उनके विकास की दुनिया से जुड़ी है। वहीं किशोरों के लिए ये उनकी जिंदगी के बड़े बदलावों, रिश्तों की उथल-पुथल और डिप्रेशन या चिंता जैसी खास समस्याओं से निपटने के बारे में है। और इन सब में एक बहुत महत्वपूर्ण धागा ये है कि अब इलाज सिर्फ एक बंद कमरे में बच्चे के साथ नहीं होता। सोच अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। माता पिता की भागीदारी, परिवार के अंदर की बातचीत और यहाँ तक कि स्कूल और समाज का माहौल, इन सबको अब असरदार इलाज का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है। सबसे कामयाब तरीके वही हैं जो बच्चे को उसकी पूरी दुनिया के संदर्भ में देखते हैं। हमारी बातचीत में नैरेटिव थेरेपी का जिक्र हुआ, जो लोगों को अपनी समस्याग्रस्त कहानियों को फिर से लिखने में मदद करती है। और शायद यही हमारे लिए सोचने का एक आखिरी बिंदु है। हमारी जिंदगी की चुनौतियां किस हद तक सिर्फ घटनाओं से तय होती हैं और किस हद तक उन कहानियों से जो हम उन घटनाओं के बारे में खुद को सुनाते हैं। और क्या अपनी कहानी का एक बेहतर लेखक बनना सीखना जिंदगी का सबसे शक्तिशाली कौशल हो सकता है?